हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आप एकदम से कहोगे सर पहले तो आपने ऑर्गेनिक कराई, फिर पहला चैप्टर पहुंच गए, फिर एकदम से ये बीच वाला चैप्टर। तो बेसिकली बच्चों थोड़ा सा इसका मैं आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ कि मैंने क्यों इक्विलिब्रियम पिक किया। हमें पता है कि क्लास 11th में कुल मिला के लगभग 9 या 10 चैप्टर है। अगर मैं चैप्टर के नाम लिखता हूँ तो पहला हम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा अगर हम बात करते हैं तीसरे की तो दैट इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देन तीसरे के बाद चौथा हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और इसके बाद हम पढ़ते हैं चौथे के बाद पांचवा केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम पढ़ते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम छठा चैप्टर पढ़ते हैं, अभी नए सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूं यहां पर। तो हम छठा चैप्टर पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। फिर सातवां चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से है रेडॉक्स। देन हमारे पास आठवां है जीओसी एंड देन 9th है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। कुल मिला के इस समय क्लास 11th में ये जो मैं चैप्टर लिख रहा हूं इतने ही चैप्टर बचे हैं। अब इन चैप्टर में से क्या होता है ज्यादातर, क्योंकि ये सीरीज जो है बेसिकली स्कूल बेस्ड है, हम चाहते हैं कि आप स्कूल लेवल पर जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दें। उसमें कैसे आप रिवीजन करें, कैसे आप चैप्टर को रिवाइज करें, इस चीज के पर्पज से ये सीरीज बनाई गई है। अब मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में एग्जाम जो होते हैं वो 2 फेज में होते हैं, एक हाफ ईयरली एक फाइनल। तो ज्यादातर स्कूल, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे स्कूल, ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है कि हाफ ईयरली में जो सिलेबस रहता है वो ये 5 चैप्टर का रखते हैं। कुछ स्कूल फिर जब फाइनल पेपर आते हैं तो ये पूरे यानी कि पूरे के पूरे 9 चैप्टर हमारे सिलेबस में डाल देते हैं, पूरे के पूरे 9 चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। बट कई स्कूल जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी पोर्शन इस एरिया से आएगा। मेजॉरिटी पोर्शन का मतलब कि हमारे पास जो पेपर होगा, पेपर का अराउंड 70% इस एरिया से आएगा, 30% इस एरिया से आएगा। या कई स्कूल ऐसा करते हैं कि भाई कहते हैं कि नहीं भैया हम दे ही इसी एरिया से रहे, 100% इससे आएगा। और कहीं ना कहीं ये होता ही है कि जब फुल सिलेबस टेस्ट होता है तो इस एरिया से चाहे कितना भी हो, इस एरिया का वेटेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब इस एरिया के वेटेज में जीओसी हाइड्रोकार्बन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बचता है इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स। बच्चे इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स को समझने के लिए हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस वजह से पहले मैंने आपको जीओसी दैट शुड बी जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताए। देन मैंने आपको पहला चैप्टर जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप चीजों को आसानी से, यानी ये जो 2 चैप्टर हैं वो आसानी से आप समझ सके। इस वजह से मैं फिर उसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम पे आ गया हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में पिक करूंगा दैट इज द रिडॉक्स। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? आपको बच्चे इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं सभी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन बच्चों के मतलब उन स्कूलों के माइंडसेट या फिर जो उन स्कूल्स के टीचर हैं उनके माइंडसेट, बच्चों से बातचीत करके इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये कंक्लूजन मैंने निकाला हुआ है और इस कंक्लूजन के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चैप्टर को नहीं लेके जा रहा, बिकॉज हम टिपिकली जो फोकस है जो उन टारगेटेड उन बच्चों के लिए है ये वीडियोस जो स्कूल सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए आज का जो मेरा लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है इक्विलिब्रियम पर, केमिकल इक्विलिब्रियम पर।
बेसिकली इक्विलिब्रियम के जो मैं लेक्चर्स में पहले से एक आइडिया दे देता हूं, यहां पर लगभग 3 लेक्चर या 2 लेक्चर, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, 3 लेक्चर्स में इस इक्विलिब्रियम को हम रिवाइज या कंक्लूड कर देंगे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कर सकें। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस लेक्चर को भी मैं बहुत ज़्यादा लंबे ना रखूं, टू प्रिसाइज मीन्स जो कंटेंट आपको चाहिए वही कंटेंट मैं इसमें ज़्यादातर रखूंगा, जो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत होती है। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम ग्रेड 11th का लेक्चर 1। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम आज करने वाले हैं, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप थंबनेल का टॉपिक देख ही चुके होंगे, जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या, ये सारी चीजें लगभग जनरल इंट्रोडक्शन में आ जा रही है कि हम क्या होता है इक्विलिब्रियम, उसके बारे में उस तक पहुंचने के लिए लगभग ये सारी चीजें, इसी के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो लगभग आज इसमें बहुत छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो आज हम पढ़ेंगे। तो उस छोटे छोटे टॉपिक्स में सबसे पहले आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। आप कहोगे सर टाइप ऑफ रिएक्शन, कई बच्चों ने स्कूल में रिडॉक्स पढ़ लिया होगा, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सबके बच्चे नहीं। जब हम यहाँ पर रिस्पेक्टिवली बात करें, देखो क्लास रिएक्शन को कई टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हेनेवर मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा था तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बट जब मैं यहाँ की बात करूंगा इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टाइप ऑफ रिएक्शन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा। एक होगा मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होगा इरिवर्सिबल। थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख देते हैं, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का अगर इंग्लिश मीनिंग निकाला जाए तो रिवर्सिबल मीन्स जो चीज हो गई है वो वापस लौट के आ जाए, इरिवर्सिबल मीन्स एक बार इंसान गया तो गया, दिस इज अ इरिवर्सिबल। जैसे अगर मैं सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल में बात करूं, आप पानी को फ्रीज करिए, बर्फ बन जाएगा, बर्फ वापस पिघल के पानी बन जाएगी, दिस इज अ रिवर्सिबल। एक कागज जलाइए और उस कागज का राख बना दीजिए, फिर उस राख से वापस कागज बना के मुझे दिखा दीजिए, क्या इज इट पॉसिबल? सो या दूसरा एग्जांपल, मिल्क को आप क्या करिए कि दही बना दीजिए, दही से वापस मिल्क बना के दिखाइए, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ऐसे प्रोसेस जो मतलब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और वो प्रोडक्ट कैपेबल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। अब इसका आप कहोगे सर केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कोई एग्जांपल, तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। पहले अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूं, इस पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो द रिएक्शन इन विच reactant convert into the product and product are capable to give back the reactant means ऐसी रिएक्शंस रिवर्सिबल है। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन में एक एग्जांपल तो आप वाटर का लिख दो, H2O सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में और लिक्विड वापस कन्वर्ट हो सकता है गैस सॉलिड में, पर उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंडीशन के बेसिस पे हम इसे कह सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं तो अनदर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि बच्चों अगर हम बात करते हैं तो N2 हाइड्रोजन यानी कि थ्राइस ऑफ H2
के साथ कंबाइन होता है और अमोनिया बनाता है, और अमोनिया वापस कैपेबल है डिकम्पोज होने में, टूटने में, और वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने में। ऐसे अभी दो एग्जांपल सफिशिएंट है। अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की, द रिएक्शन इन विच products are not capable to give back the product, जब वो उड़ जाएं, जैसे आपने कागज जलाया, CO2 उड़ गई, हमें नहीं पकड़ में आ रही वापस, चलो हमने पकड़ भी ली भाई, पीस ऑफ पेपर मैंने बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और ऐश बनेगी, राख जिसे बोलते हैं। अब वो राख को चाहे तुम वाटर पकड़ लो, चाहे उस राख को पानी में घोल लो, CO2 को मिला लीजिए, क्या वापस वो पीस ऑफ पेपर बन सकता है? नहीं। तो आप सिंपल सी बात है, किसी की भी बर्निंग रिएक्शन लिख दो, लाइक CH4 प्लस O2 गिव्स, हमारे पास क्या हो गया, CO2 प्लस H2। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दही जिसे दही बोल देते हैं, बड़े चाव से लस्सी तो गर्मियों में बहुत पीते होंगे, हैं, दही में कन्वर्ट होना। ये जो एग्जांपल्स हैं, दिस आर द इरिवर्सिबल। तो सर कहोगे, आप कहोगे सर कि आप तो इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हो, इसका इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना? इक्विलिब्रियम से लेना देना है बेटा। अगर मैं इसकी बात करता हूं भाई, पहले मैं आता हूं व्हाट इज इक्विलिब्रियम, मैंने एक हेडिंग डाल दिया इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना है इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन when rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. This condition, this state, yeah, this condition is known as equilibrium. बेसिकली अगर जैसे मैं पहले सिंपल वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको वाटर से ही चीजें समझाई है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, मैं वाटर के एग्जांपल से बात करता हूं। तो जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू H2O लिक्विड। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अ मेल्टिंग, तो दिस इज अ मेल्टिंग और फ्रीजिंग। So rate of melting, आप अगर रेट ऑफ मेल्टिंग, जिस रेट से वो चीज मेल्ट हो रही है, अगर उसी रेट से वो फ्रीज होने लग जाए भाई, उसी रेट से वो रेट ऑफ फ्रीजिंग बराबर हो जाए, तो होगा क्या, रेट ऑफ फ्रीजिंग। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए बच्चों, तो क्या होगा मुझे बताइए। जब रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर हम ये बोलेंगे कि राइट नाउ दिस सिस्टम या दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जब ऐसा अचीव हो जाए तो वी कैन से कि द अबव रिएक्शन, वी कैन से इन द अबव कंडीशन, ये रिएक्शन क्या है, द अबव रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, द अबव रिएक्शन इज इन
इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम को लिखने के तरीके में द शॉर्टकट वे ई क्यू की पावर एम लिख दो बस। ऐसे ही लेट सपोज मैंने क्या लिया, एक रिएक्शन लिया। मैं इसी कंडीशन को समझाने के लिए एक रिएक्शन लेता हूं। जब मैं बोलता हूं कि N2 प्लस H2 थ्राइस रिएक्शन, और ये बना, ये हुआ फॉरवर्ड और ये हुआ बैकवर्ड, दैट इज अ NH3। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये बोल देता हूं कि रेट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड is equal to rate of backward तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के टाइम पर हम बोलेंगे द अबव रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। सो अब यार इस पर्टिकुलर कंडीशन पर, मतलब अगर हम कब बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, अगर मैं बात करता हूं कंडीशन, देयर इज ओनली टू कंडीशन। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन एक ये होनी चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम हमें अटेन करना है भाई किसी सिस्टम को, तो हमारे पास द फर्स्ट कंडीशन रेट ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक ये। दूसरा पॉइंट यह आता है कॉन्सेंट्रेशन and the partial pressure of the gas, concentration and partial pressure। अब यहां पे this should be for gas, seems to be constant, ये हमें होना seems to be constant, or note for attaining the equilibrium, for the equilibrium temperature should be constant, for equilibrium temperature should be constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन निकल के आया, ये दो कंडीशन, भैया कब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है, हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर मिल जाए। कई बार क्या होता है, फिजिकली बात करूं, अगर मैं लेबोरेटरी के लेवल पे बात करता हूं, तो लेबोरेटरी में बच्चे क्या होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारी आंखें उन मॉलिक्यूल्स को देख नहीं पा रही जो रिएक्ट कर रही होंगी। तो हम कैसे पता लगाएं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई? तो हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस को यूज करते हैं जिसमें हमें कलर चेंज, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चले। जब कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में अगर हमें पता चल जाएगा, तो अगर किसी सिस्टम की या किसी रिएक्शन में किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन लगातार कांस्टेंट है, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टाइट्रेशन करा, टाइट्रेशन की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है सैंपल में। अगर किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और वो रिएक्शन रिवर्सिबल, वी नो दैट कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए, अगर किसी कंपोनेंट की, हमने किसी कंपोनेंट के बारे में टेस्ट किया और किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट चल रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम तक, चलती रह रही है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि राइट नाउ एक रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। मतलब अभी एक सेंटेंस में अगर लिखूं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं आपके, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सीम्स टू बी कांस्टेंट वाले की बात ये मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ए से बी बना, एक रिएक्शन वेसल में ये चल रहा था रिएक्शन,
ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, अटेन द इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आया एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आया वाई। ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया है व्हेन इक्विलिब्रियम आ जाएगा, व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव, व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव द concentration of A and B will remain constant until and unless we disturb the इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है? इज दैट मीन्स कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है? इज दैट मीन्स रिएक्शन स्टॉप हो गई है? इज दैट मीन्स रिएक्शन इज स्टॉप? नो, बिग नो, कैपिटल एन ओ, कैपिटल में एन ओ, नो, रिएक्शन चल रही होगी। हुआ क्या होगा, जिस स्पीड से ए बी में कन्वर्ट हो रहा होगा उसी स्पीड से बी कह रहा होगा अरे मैं भी तो तेरे में कन्वर्ट हो जाऊंगा ए में। तो इट मींस उस समय ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। समझ में आया? तो रेट तो चल रहा है, ए से बी का कन्वर्ट होना और बी से ए में कन्वर्ट होना ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मीन्स हमारे पास एक डायलॉग आता है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। हमें भले ही ऐसा लग जाए। आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, फिजिक्स में कई बार आपने देखा होगा ना कि आप पाइप से एक लाइन मतलब वाटर एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन में फॉलो वो गिराना शुरू करो तो बड़ा एक ऐसा लगता है जैसे पानी की फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है, पर अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे होते। आपने देखा होगा ये वाला फ्लो, ये स्टडी फ्लो जो देखा जाता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो जाता है। अंदर के मॉलिक्यूल्स उसमें मूव हो रहे हैं बट हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे वाटर की फ्लो जो है एकदम कांस्टेंट है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो दिस इज द डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, रिएक्शन हो रही है अंदर ही अंदर, ए से बी में, बी से ए में, बट बाहर से देखने में नहीं लग रही होगी कि रिएक्शन हो रही है। दिस इज द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ ब्यूटी इट इज, है ना। तो चलिए बच्चे, ये मैंने डायनेमिक नेचर को समझाया आप लोगों को। ये सेंटेंस स्कूल के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। आपको कुछ इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना है। वर्ड्स में लिख दोगे, वर्ड्स में भी चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बट कुछ थोड़ा सा डायग्राम या कुछ थोड़े से रिएक्शंस को लिख के दिखा दोगे तो भी चलेगा इसके उसमें, तो काम इसमें चलता रहता है। तो चलो बच्चे, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम को ना बेसिकली मैं दो टाइप से क्लासिफाई करता हूँ। अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ तो इक्विलिब्रियम को दो टाइप से क्लासिफाई करने में, एक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो कि फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो मतलब दैट इक्विलिब्रियम इन विच केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज मींस बेसिकली बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना,
प्रॉपर या तो आयनिक बॉन्ड बन रहा हो या टूट रहा हो, या फिर केमिकल बॉन्ड बन रहा हो, या कोई सा भी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड. सो द इक्विलिब्रियम in which chemical change occur. Chemical change occurs. आपको मैंने दो एग्जाम्पल लिए, जिसमें से N2 वाला जो एग्जाम्पल है वो इसी का हो जाएगा. N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस gives twice NH3 गैस. अगर मैं और एग्जाम्पल लेता हूं तो चलो ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं. मैंने बोल दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसकी वाटर से रिएक्शन करा दी और ये मैंने एरो डबल वो लगा दिया, इधर बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH और प्लस C2H5OH. ये भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. ठीक है, अभी और ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं. इस वाले में आ जाता है इक्विलिब्रियम इन विच नो केमिकल, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं टूटा. जो चीज है मॉलिक्यूल अगर वो है वाटर है तो वाटर ही है, बस उसका फेस चेंज हो गया है ओनली. सो नो केमिकल चेंजेस, नो केमिकल चेंज अकर्स. चेंज टेक प्लेस या अकर. Let's suppose I'm taking an example, वो मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया, that is the H2O सॉलिड से सबसे फेमस एग्जाम्पल. इसमें ज्यादा कुछ हमें है ही नहीं पंगा. H2O सॉलिड से H2O लिक्विड. ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लो, शॉर्ट है चीजें. अब हमारे पास क्या हो गया, एक ये चीज हो गया. ठीक है, हमारे पास ये बन गया. ओके, राइट नाउ अगर आप कहोगे सर और कोई एग्जांपल, आप एक काम करो, CO2 सॉलिड से CO2 गैस ले लो. CO2 सॉलिड से CO2 गैस ले लो. इसमें भी कोई मॉलिक्यूल टूटा उटा नहीं है. ठीक है, अब ऐसे बहुत से, कार्बन डाइबॉन्ड से कार्बन ग्रेफाइट ले लो, यहाँ पर भी फेज ही चेंज हो रही है. यहाँ तो सॉलिड से सॉलिड ही रह रहा है, वहां तो खैर एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज हो रही है, तो उसको रहने देते हैं, या फेज चेंज की बात करते हैं. दैट इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम. राइट नाउ बच्चों, मैं इक्विलिब्रियम को एक टाइप से और कैटेगराइज करता हूं, जैसे कि एनसीईआरटी भी दोनों इसी टाइप से कैटेगराइज करती है पर अलग अलग टाइम पर. तो दूसरा कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक आता है हेट्रोजीनियस. Homogeneous means the phase of all reactant and product should be same. The phase of all reactant and product should be same. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि भैया फेज जो है वो सेम रहे, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, गैस है तो गैस रहे. इसका बड़ा फेमस जो अभी तक आप कहोगे सर एक ही दो एग्जाम्पल बचे, बस एक ही दो एग्जाम्पल याद कर लो, उन्हीं को घुमा फिरा के इधर से उधर चेपते रहो. ठीक है, उधर से उधर पेस्ट मारो. अब N2 वाला एग्जाम्पल है, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3 गैस. है कि नहीं है सारे के सारे गैसियस फेज में. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन अदर एग्जांपल, दैट इज द CH3. अगर हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये लिक्विड होता है. वाटर दैट इज ऑल्सो लिक्विड. इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, पहले बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड और that is also liquid plus alcohol CH3CH2OH that is also liquid. भैया सब लिक्विड में है या नहीं है? आप कहोगे सर है तो सही. आप कहोगे सर सॉलिड का भी एग्जांपल दे दो. तो बच्चों सॉलिड का एग्जांपल लो, कार्बन ग्रेफाइट से आप कार्बन डायमंड कन्वर्ट कर लो.
भाई है तो दोनों ही सॉलिड ना, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ग्रेफाइट, टी है भैया, ये टी एल नहीं है, ग्रेफाइल नहीं है। ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी एरर होती है तो उसको खुद से रेक्टिफाई कर लेना, कभी कभी नहीं रहता, क्लास होती है तो बच्चे बता देते हैं, ये भी कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि बच्चे कमेंट करके बता देंगे, तो इस वजह से आप इसको मतलब इतना रेक्टिफाई आपको खुद को करना होगा, कहीं छूट जाता है तो। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रेक्टिफाई कर दूं। इसमें क्या है हेट्रोजीनियस, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और लगाना कोई तो एक अलग हो, एटलीस्ट वन ऑफ द reactant and product should be in different phase, should be in different phase, should be in different phase. Let's suppose आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा ही था, एक सॉलिड एक लिक्विड, तो H2O सॉलिड से H2O गैस में, नहीं गैस की बजाय आप लिक्विड लो, यहां पर दो अलग फेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस यानी कि वाटर में डिसॉल्व, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, डिसॉल्व होने के बाद इट फॉर्म द Ca2 प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस। आप कहोगे सर ये अरे वाटर में डिसॉल्व हो गए, एक्वस फॉर्म में आ गए, लिक्विड फॉर्म में, मतलब भले उसे चारों तरफ से सराउंड कर रखा है तो बट है एज ए एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में एज ए लिक्विड की तरह दिखेंगे सॉल्यूशन में। तो यार इसको भी हम एज ए हेट्रोजीनियस में काउंट करते हैं भाई। अगर हमारे पास एक एग्जांपल बड़ा ही फेमस CaCO3 दैट इज इन सॉलिड, और अगर आप इसे हीट करते हो तो इट विल ब्रेक इन CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, हमें इसमें बनता है। कुछ समझ में आया? ये अभी तो ये इससे अभी क्वेश्चंस एरिया अभी आया ही नहीं है जिससे क्वेश्चन आना है, ये बेस डेवलप हो रहा है ये, जिससे कि आपको आगे की चीजें समझने में हेल्प हो। तो कुछ इक्विलिब्रियम को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इसमें, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफ। आप कहोगे सर ये कौन सा ग्राफ हमें पढ़ना है? मान लो कि हमारे पास ग्राफ जो है, पहले तो रेट के लिए पढ़ना है, पहले तो रेट वाले ग्राफ को पढ़ना है। तो रेट वाले ग्राफ में मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्टेंट A है और A से B बना। आफ्टर ए सर्टेन टाइम बाद आपको पता है कि मैंने t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, यहां पर t इज अ टाइम, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका कुछ अमाउंट लिया, दैट इज द A0। A0 क्या होगा बाय द टाइम? अच्छा केवल अभी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर A है, ओनली A, वो धीरे धीरे B में कन्वर्ट होगा। तो इनिशियली मैं ये देखता हूं A से B में कन्वर्ट होने की स्पीड क्या होती है इनिशियली अगर मैं बात करूं इधर, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है दैट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो ज्यादा है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड घट रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई स्टार्टिंग में A से B में कन्वर्ट होने की स्पीड तेज है और B से A में कन्वर्ट होने की स्पीड कम है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे A बढ़ रहा होगा, सॉरी B बढ़ रहा होगा, A नहीं B बढ़ रहा होगा। बट एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर
जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं ए, स्मॉल ए मान लेते हैं, दैट इज अ ए और दिस इज अ बी, मीन्स इस मूवमेंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये भैया ये पत्थर की लकीर बना लो इस चैप्टर के लिए, रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, मैंने इसका ग्राफ बनाना है, अगर सीधी लाइन खिंच गई, अरे वाह क्या बात है यार, सीधी लाइन खिंच गई है, ना खिंची हो तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना ग्राफ के लिए। भाई दिस इज द रेट के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, इट शोज द रेट, और दिस इज द टाइम, रेट वर्सेस टाइम ले देते हैं इसे। जैसे इनिशियली मैंने बोला था, आप ए की कॉन्सेंट्रेशन, भाई ए से बी में कन्वर्ट होना फास्टर होगा कंपेयर टू बी से ए में, पर धीरे धीरे समय के साथ ए से बी में कन्वर्ट होने का रेट धीरे, भाई एक जना धीरे धीरे कम करेगा तो एक जना बढ़ाएगा रेट, बढ़ाते 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 एक जगह पर मिल जाएगी। कैसे? मान लो ये वो टाइम था जिसके बाद रेट जो है वो सेम हो जाता था, तो इनिशियली ए से बी में कन्वर्ट होने का रेट घटेगा और बी से ए में कन्वर्ट होने का रेट बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा घटेगा और कितना रहेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, वो बराबर रहेगा चाहे जितना रहे, चाहे वो 100 की स्पीड से हो, चाहे वो 1000 की स्पीड से हो, चाहे वो 1,00,000 की स्पीड से हो, चाहे वो लाइट ऑफ स्पीड से हो। प्रकाश की चाल c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चाहे वो किसी भी स्पीड से हो, बट वो स्पीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर होनी चाहिए, बस इतना चाहिए यहां पर हमें। पॉइंट क्लियर? सो इस मूवमेंट पे हमने बोला दिस रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड और इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये वो पॉइंट है जिस समय इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इस समय के बाद हम ये बोल देंगे, जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड टाइम द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम अनटिल और अनलेस हम जाके उसे परेशान ना करें। समझ में आया? दिस इज द रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बारे में डील करेंगे। अब हम अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, अभी तो करेक्टरिस्टिक पे पहुंच गए, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम बात करते हैं दैट ग्राफ शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। बच्चे इन तीन ग्राफ को डिस्कस करने के लिए मैंने क्या करा, केस लिए, केस 1, केस 2, केस 1। केस 1 में मैंने ए, अब देखो केस 1 में मैं केसेस तो बहुत सारे क्रिएट कर सकता हूं, बट मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट रख रहा हूं जिससे कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आए। तो केस 1 में मैंने बोला ए से बी और बी से ए में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने इनिशियली इसके, अब मैं यहां कुछ वैल्यू वाइज लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने बोला कि यहां पर इसके 100 मोल थे। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, और स्टैब्लिश होने पर जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसके बच्चे 70 मॉलिक्यूल और इसके बच्चे 30 बने, कितने? 30। एक वैल्यू ऐसे हिसाब से कि उस समय इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया जिस समय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा थी, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए जो ग्राफ आएगा, इसके लिए ग्राफ हम बनाएंगे, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए मेरे से, और आई थिंक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द टाइम
और दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। भाई इनिशियली अगर ए से रिएक्शन करिए तो ए की रिएक्शन घटेगी, बी की रिएक्शन बढ़ेगी। एक समय आएगा जब घटनी बढ़नी बंद हो जाएगी, जो है वो है। सो उसके ग्राफ को मैंने क्या कर दिया, जो है सो है, मैं यहां पर से इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया और इस वाले पोर्शन से इसको घटाते हुए यहां पे लाके रोका, इसको 0 से बढ़ाऊंगा तो यहां पे ले आके रोका। दिस इज ए, ये सॉरी दिस इज बी और दिस इज ए। मीन्स ए की कॉन्सेंट्रेशन 100 से घटते घटते 70 के बाद वो कांस्टेंट होनी शुरू हो गई, जबकि बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 30 पे पहुंच के फिर कांस्टेंट हो गई। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुकी हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अभी भी चल रही है। बट जिस समय से हम ये बोलेंगे, जिस समय से दिस इज अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये है टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई टाइम नहीं पूछेगा आपसे भैया, हमारी केमिस्ट्री में टाइम वाला क्वेश्चन है कि किस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहां पर बस ये आएगा, अभी तो फिलहाल इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो इक्विलिब्रियम को समझना है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ दिस ग्राफ विच रिप्रेजेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, बट आपको एक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर देनी है। अब केस 2, जब केस 2 लेते हैं, हमारे पास केस 2 लेते हैं, तो केस 2 में दिस इज अ केस 2। अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो मेरे पास ए से बी में कन्वर्ट हुआ। इस बार मैंने बोला कि t इज इक्वल टू 0। अब ये नई रिएक्शन है, पुरानी रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। कभी कहो सर पिछली भी रिएक्शन ए और बी वाली थी, पर पुरानी से कोई लेना देना नहीं है। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर मैंने इसके 100 लिए, ये नथिंग। तो t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पर हमने क्या लिया, इसके बचे 30। अगर इसके 30 बचे हैं तो इसके बने होंगे 70। कितने बने होंगे? 70। तो राइट नाउ अगर इस मतलब टारगेट क्या था इस बार, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए इक्विलिब्रियम टाइम पर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बेटा, तो पहले तो सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए मेरे से, ये बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, ठीक है। सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। वेंकी सर डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं, आपकी बायो की क्लास लेते होंगे तो वेंकी सर के बोर्ड वर्क को देख देख के मतलब मुझे ऐसा होता है कि बस मेरा भी बोर्ड वर्क ऐसा हो जाए। मतलब सच बात बोली जाए तो वेंकी सर के बोर्ड वर्क से ज्वेलसी होती है यार, मेरा बोर्ड वर्क ऐसा क्यों नहीं है। फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ, अगर समझ में कहीं ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कहीं पर कोई एरर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर। बट जितना अच्छा बोर्ड वर्क वेंकी सर का है उतना अच्छा बोर्ड वर्क तो मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है किसका है हमारे उसमें, ठीक है। सो हमारे पास अगर आता है तो दिस इज द टाइम और दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। पीछे कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म लिख दिया था या नहीं लिख दिया था? यस लिख दिया था। राइट नाउ अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो इस बार ये 30 ये 70 वाली लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है, यस आ रही है। बट इस बार B यहां से यहां पहुंचा है और A यहां से यहां पहुंचा है। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and this is the concentration of B, but the time at which, अच्छा सेम नहीं होना कोई जरूरी नहीं है कि concentration of reactant and product सेम हो, ठीक है, but the concentration of reactant and product should be constant. It can be same, it can't be same. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो this is the time of equilibrium. आप पूछोगे सर ये तो दो केस मैंने पढ़ा है कि ना होने वाले, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांट बी सेम, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स कैन बी सेम? यस। लो अगला एग्जांपल, किसने मना करा नहीं हो सकती है? केस 3। केस 3 अगर मैं लेता हूं तो मैंने बोला कि बच्चों ए से बी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बात करते हैं T इज इक्वल टू 0 टाइम पर T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मैंने इसके 100 रखे, नथिंग, ये 50
और ये 50 कर दिए बराबर, क्या दिक्कत है। तो इसका ग्राफ हमारे पास देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। इस बार मैं ऐसे लिखता हूं, चक्कर आने लग जाएगा मुझे, है देखो आने लग गया, नहीं आने लग गया, कॉन्सेंट्रेशन, और दैट शुड बी द टाइम। तो इस बार एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज हेयर 50 की। ये चीज जाके कन्वर्ट हुई इसमें, और यहां से 100 से ये आया 50 पे। कुछ वो रेट वाला ग्राफ जैसा नहीं लग रहा है, वैसे ही लग रहा है, बट यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है। ये ग्राफ तब बनेगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी बराबर हो जाए, और ये जो टाइम है दिस इज द इक्विलिब्रियम का टाइम। भैया सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिए, अगर बाई चांस थोड़ी बहुत टेढ़ी हो रही है तो ध्यान दे लीजिएगा। कुछ पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम के ग्राफ। तो एक कंक्लूजन इससे मेरे पास निकल के आता है। सो कॉन्सेंट्रेशन नोट, so concentration at equilibrium, concentration of reactant and product should be constant, are constant. It may be same or it may be different. It may be same or it may be different. पॉइंट समझ में आया, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास ग्राफ वाला एरिया पूरा। ग्राफ वाले एरिया से डायरेक्ट ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखी है। यार बच्चे, अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे कोई रिएक्शन है और वो रिवर्सिबल है, और ये है कि वो इक्विलिब्रियम में आ सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। मींस हमें उसको कंडीशन देने की जरूरत है, उसे पकड़ के नहीं ले जाने की जरूरत है, उसे बस कंडीशन आप प्रोवाइड करिए और अपने आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। चाहे जैसे मैंने ए गिव्स बी, आप बस कंडीशन प्रोवाइड करिए कि हाँ भैया इस कंडीशन में आप टेम्परेचर को चेंज मत होने दीजिए, आप किसी चीज को एस्केप मत होने दीजिए, मतलब उसको आप कंडीशन प्रोवाइड करिए, वो अपने आप इक्विलिब्रियम में आएगी। थोड़ी देर वेट करिए, हो सकता है वो 10 दिन में आए, हो सकता है वो 5 मिनट में आए, हो सकता है वो 50 साल में आए, बट आना उसका अपना नेचर स्पॉन्टेनियस है, अपने आप आएगा। बस यू हैव टू प्रोवाइड द कंडीशंस। फर्स्ट थिंग, कैटलिस्ट क्या करता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है? बच्चे, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट। कैटलिस्ट जो है, इक्विलिब्रियम अगर किसी रिएक्शन का अचीव हो सकता है तो उसको फास्टर कर देगा। मतलब कोई हो सकता था 50 दिन बाद इक्विलिब्रियम आएगा, हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो हो सकता है 5 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 दिन में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, मतलब दैट डिपेंड्स कि वो कितना फास्ट रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस समय, मतलब जिस कंडीशन में, जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम आना था, उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम आएगा, बस वो उसको फास्ट कर देगा, बस कैटलिस्ट। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक। इसका मैं अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूं कि वो डायनेमिक क्यों होता है। बस आपको लिख देना है यहां RF इज इक्वल टू R बैकवर्ड, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप हेयर, ठीक है, मैंने बस इसमें ऐड कर देना है, पर रिएक्शन तो हो रही है ना। Concentration और partial pressure of all the species are involved at equilibrium states are constant। यही मतलब जो मैं चीजें अभी तक डिस्कस करता आया था वही उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। उसमें पहले ही पॉइंट डिस्कशन नहीं किया था मैंने कि पहले पॉइंट में यह है कि आप कंडीशन प्रोवाइड करिए, इक्विलिब्रियम अचीव होकर ही रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? बस अभी आपको इसमें ही इतना ही ध्यान रखना है। अगर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं
तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। मैं जब भी लॉ की डेफिनेशन या कुछ करना होता है ना, मैं तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी को चिपका दो यहाँ पर। वही काम मैंने यहाँ पर भी किया है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने से बेटर मैंने एनसीईआरटी चिपका दी। इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं आती है लिखने को। अब है क्या चीज ये, बेसिकली हमने ना एक लॉ ये कहता है कि भैया हम किसी भी रिएक्शन के, जैसे रिएक्शन हमने लिखी और वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो उसका जो रेट होता है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, इन दोनों की बातें कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। और फिर इनका रेशियो एक टर्म देता है और वो ही टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी पल्ले नहीं पड़ा, तो आओ एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको पूरा समझाता हूँ डिटेल में, क्योंकि ये डिटेल में है अपने सिलेबस में। एट अ गिवन टेम्परेचर, भाई हाँ ये पॉइंट हाईलाइटेड कर लेना, एट अ गिवन टेम्परेचर। एनसीईआरटी में गिवन है आपकी ये लाइन, आप एनसीईआरटी ओपन करो, वरना नोट्स बना रहे हो तो इस पहले वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंसेस को लिख लो। At a given temperature, the product of concentration of the reaction products raised to their respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as a equilibrium law या law of chemical equilibrium। बड़ा भारी भरकम सा स्टेटमेंट है। चलो आओ थोड़ा सा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसका डेरिवेशन आपको करता हूं। लेट सपोज कि एक रिएक्शन है, पहले इसको समझते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज ए प्लस बी बी, दिस गिव प्रोडक्ट। अभी केवल यही रिएक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट में लिख देता हूं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो मैं लिख सकता हूं। तो इसके लिए रिएक्शन को सी सी प्लस डी डी, तो इसके लिए जो रेट टर्म लिखा जाएगा, रेट टर्म लिखा जाता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये लिखा है देखो, अभी मैं बाद में आऊंगा, चलो फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अब ये मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आना होता है, तो एक टर्म आता है दैट इज के, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। और ये ध्यान रखना, ये टर्म जो है दिस इज फॉर एलिमेंट्री। अब कहोगे सर हमें इतना तो ध्यान नहीं रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्लास 11th में इस एलिमेंट्री वाले का कोई ज़्यादा अभी यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस आर एलिमेंट्री, ठीक है। एक ही कंडीशन आया, अब मुझे पेज ऐड करना है क्योंकि ये चीज़ समझाने की थी। अब लिखने की आपको यहाँ से, भाई मेरे पास एक रिएक्शन है दैट इज ए प्लस बी बी, और इसको बैलेंस कर दिया मैंने, and that gives CC plus DD, DD, ठीक है। हमारे पास A gives plus B gives B, CC plus DD। तो रेट, अब ये देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए KF और K बैकवर्ड, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लीन, पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये मेरे पास क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, concentration of A to the power A, concentration of B to the power B। तो अगर मैं RF की वैल्यू निकालूंगा तो दिस इज अ KF, क्योंकि फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो A to the power A और B to the power B।
अगर यही मैं हमने बात कर ली रेट ऑफ बैकवर्ड, तो दैट इज द आर बी इज इक्वल टू, हमारे पास आता है आर बी। सिमिलर वे में अगर हम चलें, चलो मैं बता ही देता हूं, डार फॉरवर्ड सी टू दी, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में यही तो रिएक्टेंट है, बैक साइड जाना है। जब बैक साइड जाना होगा तो भाई इन्हीं से तो कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी, तो आर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी टू दी पावर सी एंड डी टू दी पावर डी। अब ध्यान से, मुझे पता है अब इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन का, तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि आर एफ इज इक्वल टू आर बैकवर्ड, आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर बैकवर्ड। सो हमारे पास आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर बैकवर्ड हो गया, तो मैं यहां से लिखूंगा तो के एफ इंटू concentration of A to the power A, concentration of B to the power B is equal to KB into concentration of C to the power C, concentration of D to the power D। आप यहां से KF अपॉन KB को एक साइड ले लीजिए, इस वाले टर्म को इधर ले आइए। जब आप इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो C टू दी पावर C और D टू दी पावर D डिवाइडेड बाय, हम क्या लिखेंगे, अगर हम डिवाइडेड बाय करते हैं तो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर B। पॉइंट क्लियर। अब इसी को बोला जाता है K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C और D to the power D divided by concentration of A to the power A and concentration of B to the power B। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी क्रॉस, एक A प्रोडक्ट B या 1 प्रोडक्ट 3, व्हाट इज द मीनिंग, गुणा, मल्टीप्लाई। तो concentration of C to the raised to the power their coefficient, product D concentration to the power D यानी कि coefficient divided by reactant भी similar way में। अब आ जाओ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये देखो, the product of the concentration of the reaction product, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेने से पहले उन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो चढ़ा देना, उसे बिठा देना उसके कंधे पर। तो इस बार फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला पॉइंट ये, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट यानी कि डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट of the concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value, और उसी constant value को बोला जाता है this constant, क्योंकि ये जो value आई है ये बोला गया equilibrium constant, equilibrium constant। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इफ कंसंट्रेशन इज गिवन, वही जो कंसंट्रेशन है, मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन ही होनी चाहिए। इफ कंसंट्रेशन इज गिवन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is known as constant is known as Kc, यानी कि अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो Kc,
अगर अब कॉन्सेंट्रेशन के अलावा और क्या हो सकता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उसी को बोल देंगे के सी सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी एंड बी टू द ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। अगर बच्चों आपको पता है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम बात करते हैं तो वी नो दैट कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। सो PV इज इक्वल टू nRT में मुझे पता है P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT। तो अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अच्छा N अपॉन V मोल्स अपॉन वॉल्यूम इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास प्रेशर, ये एक्चुअली गैस के लिए है, ये फॉर गैस, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर गैस। तो अगर आप इसकी जगह पे अब इधर आते हैं, यहां लिख देते हैं ना यार, ज्यादा बेटर है। हमने बोला के पी, वो भी कब? when the partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। अगर आप सबके पार्शियल प्रेशर में डील करने लग जाओ तो हमारे पास क्या हो जाता है? दिस इज नोन एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन प्रेशर, नहीं एट फॉर इन रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। पॉइंट समझ में आ गया? अब हमारे पास ना बच्चों ये चीज आ गई। इस चीज के बाद क्या आता है? एक ना रिलेशनशिप डेवलप करना होता है इस Kp एंड Kc में। बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से है? Kp एंड Kc। इनके बीच में इक्विलिब्रियम मुझे डेवलप करना है। बच्चे मुझे पता है कि PV इज, अभी आपको मैंने Kp का फॉर्मूला लिखा, तो दैट इज द Kp इज इक्वल टू, आप लोगों ने अभी क्या बताया? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। यही है। हमारे पास अच्छा वी नो दैट फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT से पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू C, यानी C ना लिख के कॉन्सेंट्रेशन, इसको लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं बच्चों, ऐसे इनटू RT। तो कैन आई राइट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू RT, PB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B into RT, partial pressure of C is equal to concentration of C into RT, partial pressure of D is equal to concentration of D into RT। ठीक है, हमारे पास कुछ इस हिसाब से आता है। ठीक है, तो इसको मैंने रिप्लेस करा, यानी कि Kp इज इक्वल टू, अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो आएगा C टू द पावर C इंटू RT की पावर C, D टू द पावर D इंटू RT की पावर D। भाई इसको रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, B टू द पावर B इंटू RT की पावर A इंटू RT की पावर B। यही आएगा बच्चों, कुछ नहीं, बस इसको इक्विलिब्रियम यानी कि Kp लिख देता हूं, दैट इज अ Kp क्या हो गया हमारे पास? Kc के बराबर इनटू, इसको एक साथ लिखूंगा तो RT AC प्लस D और माइनस A प्लस B। आप इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज लिखोगे तो Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT की पावर डेल्टा Ng, where delta Ng is equal to number of gaseous product minus number
of gaseous product minus number of gaseous reactant. नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, कुछ ऐसा चलता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों रिलेशनशिप। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस करने, कि भाई हम क्वेश्चंस कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो हम इसके क्वेश्चंस करने पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कि मैं अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इसके क्वेश्चंस पे आऊं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन। N2 इतना है, H2 इतना है एंड NH3 इतना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स अमोनिया ट्वाइस NH3, ठीक है, ट्वाइस NH3। तो अगर हमारे पास लिखा होगा, यहां पर हमारे पास ट्वाइस NH3 आ गया, तो जो रिएक्शन चलेगी तो वहां पर ये रहेगा इसकी भाई KC कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और H2 की पावर 3। वैल्यू पुट करिएगा। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो NH3 की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अगर मैं इसकी और सॉल्व करता हूं तो दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻², और अगर हम सॉल्व करते हैं और तो दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻² होल क्यूब। आपको बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आंसर लिखना है। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अगर मैं KC की वैल्यू निकालता हूं तो दैट शुड बी 1.2 इंटू 1.2 और 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई, यह आता है 1.5 और यह आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब 10 की पावर कितना 2, 3 दूनी 6 और 8, 10⁻⁻8। भैया अब मैं करूंगा यूज कैलकुलेटर, क्योंकि मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता हूं इसमें, क्योंकि टाइम है नहीं इतना, ठीक है। सो कैलकुलेशंस में 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 27, तो दैट इज अ 0.00355 इंटू 10⁻⁴, 4 से करेंगे तो यह आ जाएगा 355.5 आंसर। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, यूनिट जो होती है बेसिकली हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी दोनों तरीके से लिखती है। आप चाहो तो यूनिट लिख दो, चाहे तो नहीं लिखो। अगर हम इन स्टैंडर्ड टर्म्स, इन स्टैंडर्ड टर्म, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटलेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मतलब आंसर्स एग्जाम वाले लिखते हैं, नो डाउट लिख देना है। एनसीईआरटी दोनों बातें कहती है, आप लिखना चाहे तो लिखिए, बट एनसीईआरटी कहती है इफ यू डिवाइड द कंसंट्रेशन विद स्टैंडर्ड टर्म देन इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो मैंने स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। आप अगर नहीं तो लिखना चाहते हो तो आप यूनिट लिख सकते हो। इसका यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा मोल पर लीटर और इसकी पावर 4, तो मोल पर लीटर की पावर होल की पावर 4। आप इसे माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा यह आ जाएगा मोल लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में हो जाएगा, -2 है। आप जैसे मर्जी उसको वैसे लिख सकते हैं।
अरे कुछ समझ में आया क्या हुआ इसमें? बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए, रखिए और आंसर निकाला है। ठीक है, आइएगा बच्चे हम नेक्स्ट को भी सॉल्व करते हैं एक बार। इसमें भी क्या करना है, अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। सील ट्यूब है तो कुछ नहीं, बस N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO है, बस कुछ नहीं। के इक्विलिब्रियम जो लिखूंगा वो लिखूंगा NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर जाती है ना, दैट इज N2 और दैट इज O2। बस वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। पर्टिकुलर इस टाइम पर तो यूनिटलेस ही आएगा, इस वाले केस में तो यूनिटलेस ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइमिंग के साथ कमेंट करिएगा। अगर हम सेम इसमें बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशंस आर गिवन, आपको Kc की वैल्यू निकालनी है, और Kc की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, अगर आप Kc इज इक्वल टू PCl3 और Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5, ठीक है, डिवाइडेड बाई PCl5, कुछ इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज उठा के फेंक देनी है इसके अंदर, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन जो मुझे आपको कराना है, दैट इज ऑन द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वाला। तो मुझे पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अच्छा, डेल्टा Ng यहां से निकालते हैं, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा Ng की वैल्यू 2 और 1 3, 2 प्लस 1 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं 2, दैट इज 1। अब बस कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट द वैल्यू। Kc की वैल्यू गिवन है, Kp निकालना है। तो Kp इज इक्वल टू, Kc की वैल्यू आती है हमारे पास 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, और मोल पर लीटर के टर्म्स में चल रही है, तो R की वैल्यू रखी जाएगी 0.0821। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है भाई साहब 1069 की होल की पावर डेल्टा Ng 1। बस कुछ नहीं, अब तो मल्टीप्लाई का खेल है। आइए मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट जल्दी से करके लिख देता हूं। तो ये वैल्यू आएगी 3.75 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 1069, और दैट इज इक्वल टू 329.1 इंटू 10⁻⁻⁶। एक बार मैच कर लीजिएगा आंसर। अगर आंसर बाय चांस गलत हो या कुछ वैल्यू पुट करने में मैंने गलती कर दी हो तो प्लीज कमेंट करके कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। वैसे तो जहां तक मैंने कोशिश रही है कैलकुलेटर का यूज करा है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है। इफ यू नो द फॉर्मूला, बड़े आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट कई बार एग्जाम में हल्का सा हार्ड आ जाता है। तो बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूं। मेरा टारगेट था अभी और भी चीजें मुझे इसमें करानी थी, बट समय की थोड़ी सी पाबंदी होने की वजह से आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूं। मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा इसी लेक्चर के साथ, मतलब इसी के टॉपिक आगे, इसी के बाद के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम पूरा सिलेबस, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, पूरा 11th का सिलेबस हम लोग इस पर अपलोड करेंगे। चलिए गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।